बंद को प्रा, बंद को प्रारंभ करने से पहले चलिए एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर कर लें। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने आंतरिक अंग अवयवों का अवलोकन करें। सांसों पे ध्यान केंद्रित। गायत्री मंत्र सस्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सभी को प्रणाम। आइए बंदाज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, कुछ शेयर करते हैं फोटोज को, ताकि समझने में, बताने में मुझे और थोड़ी आसानी हो। तो ये रखा। मुझे लगता है ये पिक्चर हम सभी को दिख रही होगी। हेलो। जी, दिख रही है दीदी। हाँ जी। तो ये जो पिक्चर है ये है बंदाज की। तो योग में हमारे चार बंदाज आते हैं। एक है हमारा जालंधर बंद, जो कि हमारे कंठ के पास होता है। और दूसरा हमारा जो है वो, हाँ, दूसरा हमारा यहाँ पेट के रीजन्स के पास होता है। और तीसरा मूलाधार, यानी कि नीचे हमारे सीवन के पास वाले एरियाज में जो मूल होता है वहां पर होता है। तो चलिए बंदाज को जानने से पहले इसकी आवश्यकता क्या है, इस पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि हम बंद क्यों लगाएं और इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके उद्देश्य क्या है। तो जब हम बंद लगाते हैं तो इसका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने उन एनर्जी को सेव करें और उसको ऊर्ध्वगामी बनाएं। जैसे कि हम प्रत्येक दिन के दिनचर्या में प्राणों का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, उनके क्षरण होते हैं। तो उन क्षरण को रोकने के लिए हम इस बंदाज का प्रयोग करते हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे छेद कहे गए हैं, दरवाजे हैं। 10 दरवाजे किसी संगीत में भी सुने होंगे। तो ये 10 दरवाजों में से ये हमारे मूल उन एरियाज में लॉक लगाते हैं जहाँ पे ये जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर वाले भाग में जो हमारी नासिका और मुख और कान, आंख, ये सारी चीजों को बंद करने के लिए हम यहाँ से जालंधर बंद लगाते हैं। तो ये जालंधर बंद जो होता है ये कैसे लगाते हैं, इसकी तकनीक हम जानेंगे। उससे पहले उद्यान बंद भी देख लेते हैं। ये जो नीचे वाला भाग होता है, कहते हैं जब सहस्रार से अमृत गिरता है तो वो धीरे धीरे कंठ से होते हुए ये जठराग्नि की तरफ आता है और वो उसमें भस्म हो जाता है जल के। और नीचे में क्या होता है, नीचे हम दैनिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में इसके चरण को नीचे से उत्सर्जित करते हैं। तो विसर्जन करते हैं। तो इस क्रिया में इसको रोकने के लिए ये 3 बंद लगाते हैं। तो पहला जो है ये है जालंधर बंद। कैसे लगाते हैं इसकी तकनीक जानते हैं। जालंधर बंद, जो कि यहाँ जालंधर उसको कहते हैं जो जालन होता है और धारा होती है। ऊपर से अनेक नाड़ियां नीचे की ओर आती हैं और नीचे से हृदय का भाग का जो एरो धमनी गई होती है वो भी ऊपर की ओर पूर्णतः सिर के सभी अंगों को रक्त प्रवाह के लिए दी जाती है। तो इसको कैसे रोकें और अपने किन भागों को रोकेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा इसको देखेंगे। तो जब धमनी ऊपर की ओर जाती है तो एक यहाँ पर होता है कैरोटिड साइनस। वो हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं।
इस पिक्चर में दिख रहा है ये पिक्चर, ये यहाँ पर होता है कैरोटिड साइनस। क्या ये दिख रहा है? हेलो? जी जी दीदी दिख रहा है। हाँ, ये धमनी से जो नीचे नीचे से जो हमारी आती है, ये रक्त संचार ऊपर ब्रेन की ओर, वो बहुत पार्टों में, अनेक अनेक पार्ट्स में जाती है, जितने भी ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं। ये जो कैरोटिड नर्व्स होता है, ये करता क्या है, ये हमारे श्वास और हमारी रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में जिम्मेवार होता है। तो जब हम अपनी ठुड्डी को सटाते हैं कंठकोप में, तो जैसे कि ये हुआ हमारा, बैग जाते हैं, ये हम अपनी कंठकूप को कैसे लगाते हैं ये देखेंगे जालंधर बंद के लिए। तो सिर को सीधा रखते हैं और थोड़ी सी चिन को अंदर की ओर करते हैं। अब इसे ऐसे जब दबाते हैं तो ये हमारी वो वाली नसें भी दबती हैं, और साथ में जितने भी नीचे नर्व आ रहे हैं उन पे भी ये दबाव पड़ता है। तो अपनी ठुड्डी को छाती पे दबाव देना, वो भी इस प्रकार से, ताकि हमारे पीछे वाले रीढ़ की हड्डी में, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, उनको दिक्कत, वो आसानी से कैसे कर सके, तो उसमें थोड़ा सा पीछे करके अगर ऐसे दबाव देते हैं छाती को ऊपर उठाते हुए, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। एक, ये वो लोग नहीं नहीं करते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का गर्दन, अपने आंखों का किसी भी प्रकार का पेन, या वो स्वभावतः सांसों का या हार्ट का कोई दिक्कत होता है, या बीपी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें इनकी मनाही होती है। और इसका उपयोग बीपी में, एक साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसका एक रिसर्च किया गया। उसमें क्या हुआ कि ये हमारा जो यहाँ कैरोटिड साइनस है, ये जब दबता है तो ये हमारे रक्त प्रवाह पर और साथ में हमारे श्वसन पर जो ये प्रभाव देता है, इससे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा एक संतुलित हो जाती है। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ये जो हृदय का स्पीड, जो हमारा दबाव होता है, वो कम होता है, हमारी सांसें सामान्य स्थिति से रहती हैं, तो इसमें फायदा होता है। लेकिन यही अगर ज़्यादा देर तक किया जाए तो ये हमें बीपी की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। तो इसे देख रेख में अगर किया जाए तो उसमें फ़ायदा लिया जा सकता है। हम सभी इसको करके देख सकते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं इसमें। तो बैठने के क्रम में अगर हम ऐसे सुखासन में एक ले लें, और उसके बाद सिर को सीधा करें, सिर को हल्का सा अंदर की ओर मोड़ेंगे, और फिर ठुड्डी को अपनी छाती की ओर प्रेसित करेंगे, दबाएं, और अपने जीभ को चाहे तो खेचरी मुद्रा में लगाकर अपने ऊपर वाले तालू पर लगाने का प्रयास करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो कहा गया है कि ऊपर वाला जो थैलेमस है, जो हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, जो एक अमृत तत्व को दिलाने का कार्य करती हैं, उस जगह की जो रस है उसका रस स्वादन ये हमारी जीवा करती है। और इससे क्या होता है कि हम अपने जरा मृत्यु वाली स्थिति को, कहा जाता है कि वृद्धावस्था को आदमी प्राप्त नहीं करता अगर इस अमृत तत्व को हम स्टोर कर लेते हैं, नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तो इस क्रिया की आवश्यकता इधर इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे जैसे हम सांसारिक भावों में जाते हैं, तो यह अमृत तत्व नीचे की ओर आता है, और इसका हम भोगों के माध्यम से क्षरण करते हैं। तो इसको रोकने के लिए जालंधर बंदी एक सक्रिय उपयोग कहा गया है। अगले क्रम में आते हैं नीचे का हमारा मूल बंद। मूल बंद जनरली इसकी बहुत सारी स्थितियां कही गई हैं। सबसे पहले तो ये मान लिया जाता है मूल बंद यानी कि नीचे से सिर्फ गुदा द्वार को सिकोड़ना। दरअसल हम पेरिनियम, नीचे वाले जो सीवन वाले भाग हैं, उसको जब हम ऊपर खींचते हैं तो ये स्वतः ही सिकुड़ जाते हैं। मूल भाग, ये हम मूल पार्ट कहाँ पे रहता है ये देखेंगे कि इस पिक्चर में एक शो है, आप देख लें। यहाँ पे जो हमारा गुदा द्वार होता है, ये गुदा द्वार, और ये अंडकोश के बीच वाले भाग में ये जो सीवन होता है महिलाओं में, ये हमारा गुदा द्वार, और योनि के अंदर वाले अपर पार्ट से ये थोड़ा सा ऊपर में ये आता है।
तो इसी भाग को हम सिकोड़ते हैं। ये हमारे इस भाग को सिकोड़ते हैं तो ये हमारा मूल बंद होता है। तो इस क्रिया में करते क्या है, सबसे पहले हम अश्विनी मुद्रा का प्रयास करते हैं। पहले अपने ध्यान को धीरे से नेत्र बंद करके उस भाग का ध्यान करेंगे, उस भाग का जहां पर हमारा गुदा द्वार है। उस गुदा द्वार को धीरे से ऊपर करेंगे और नीचे की ओर ढीला छोड़ेंगे। यह क्रिया हम 2-3 बार करके देखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार करके देखें। सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, ध्यान उस भाग पर लगाएं जहां हम मल विसर्जित करते हैं। तो उस जगह पे हम पूर्णतः अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ेंगे, रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ें। फिर से रोकेंगे और यह सामान्य श्वसन से पहले इसे हम करके देखते हैं। तो ये पहली प्रारंभिक स्थिति होती है ताकि उस जगह की पकड़ समझ में आए। दूसरी अवस्था होती है कि हम अपने जननेंद्र और अपने मूत्र विसर्जन वाले भाग को ऊपर की ओर खींचते हैं। इसको कहते हैं वज्रोली, और ये एक मुद्रा में आती है। दोनों मुद्राएं हैं, तो इनका प्रयोग हम मूल बंद में स्वतः ही हो जाता है। तो ऊपर वाले जब भाग को देखते हैं तो ये इस तरीके से ये अलग प्रतीत होगी। तो ऊपर वाले मूत्र द्वार और जननेंद्रियों को ऊपर की ओर सिकोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकें, ढीला छोड़ें, फिर से लगाएंगे, इसको बंद करेंगे, रोक के रखें, सहजता से उसे देखें और फिर सामान्य कर लें। इस प्रकार से जब हम इन दोनों में फर्क देखते हैं, अब क्या करते हैं, नीचे वाले अब उस सीवन वाले पार्ट्स को करते हैं जो मूल बंद का रीजन होता है। तो मूल वाले बंद में क्या करेंगे, हम अपने बीच वाले भाग में उस सीवन वाले भाग को सिकोड़ते हैं। तो पूर्णतः ऊपर की ओर सिकोड़े और देखें स्वतः ही दोनों भाग सिकुड़ने लगते हैं। अब इसे ढीला छोड़े, देखेंगे इस क्रम में दोनों स्वतः ही ढीले भी हो जा रहे हैं। ये लगातार अभ्यास करने से क्या होता है कि अंत में ये दोनों शिथिल हो जाते हैं, यानी कि गुदा द्वार और अन्य मल द्वार, मूत्र द्वार और जननेंद्रिय, ये सभी शिथिल हो जाते हैं और बीज का जहां हमारा मूलाधार चक्र है वो जागृत होने लगता है। केवल वही सिकुड़ता है, वही ढीला छोड़ता है। ये धीरे धीरे क्रम में इसको करते करते अभ्यास से ये उस भाग को स्वतः ही जागृत करने का कार्य करने लगता है। तो मूलबंध बहुत ही मूलाधार को जागृत करने में अत्यंत सहायक है। अगले क्रम में क्या करते हैं, उद्यान बंध क्या होता है। उद्यान उड़ाना में उस रीजन को हम ऊपर की ओर उठाते हैं और नाभि को सटाते हैं अपने रीढ़ की हड्डी से। तो पहले क्या करते हैं, जब भी उद्यान बंद करते हैं प्रारंभिक स्थिति में, तो पहले बहिर्कुंभक यानी कि श्वास को बाहर करके और पेट को ऊपर करना। तो बहिर्कुंभक में श्वास को पहले बाहर किए, लेने पहले बाहर करने से पहले श्वास को पहले भरते हैं, गहरी श्वास लें। अब श्वास को हम छोड़ते हैं, दोनों घुटनों पे हाथों को इस प्रकार लगाते हैं ताकि ये झुकने में मदद हो। पेट को ऊपर करते हैं और नाभि को कोशिश करते हैं अंदर सटाने की, जितना अंदर जा सके उतना सटाएंगे। तो आप इसे अपने स्वाभाविक स्थिति से, आप चाहें तो कपड़ों को हटाकर इसे देख सकते हैं अपने अपनी सामान्य स्थिति में। तो ये होता क्या है, ये हम आपको नॉर्मली दिखाते हैं ऊपर से। तो पहले क्या करते हैं, श्वास को पूर्णतः भरते हैं, श्वास को निकाला, पूर्णतः भरें। अब श्वास को छोड़ेंगे, पेट को क्या करते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं, नाभि को अंदर की ओर सटाते हैं और इस बंद को लगाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, आप चाहें तो, हम चाहें तो जालंधर बंद और नीचे से मूल बंद भी लगा लें। इस क्रिया में हम ध्यान करेंगे उन ऑर्गन्स का जो हमारे नीचे वाले पेट के ऑर्गन्स में अवयव उपस्थित हैं। जैसे कि हमारा आंतों का स्थिति सामान्य हो लेंगे। इसको वापस कैसे आते हैं, जैसे पहले गर्दन सीधी कर ली, अपना नीचे वाला उद्यान खोल लिया और ये जिस क्रम में हम लॉक लगाते हैं उसी क्रम में इसे खोलते हैं। ऊपर से जालंधर लॉक किया, ये बंद किया, वो बंद किया,
मूलाधार बंद किया, तो अब आएंगे भी तो पहले हम सिर को सीधा करेंगे और फिर पेट वाले रीजन को और फिर नीचे वाले रीजन को ढीला छोड़ेंगे, तब सांस लेंगे। कभी भी हम बीच में सांस लेना छोड़ना नहीं करते हैं। लॉक लगा हुआ है, इस क्रम में मनाही की गई है। तो हम श्वास जब भी लें तो श्वास या तो भर के इन बंदों को लगाएं या पूर्णतः बाहर करके बंद लगाएं। जब बंद खोलें तब श्वास लें, और श्वास जब अंदर की ओर हो, तो जब अंदर की ओर हो तो छोड़ने के पहले भी हम पहले श्वास को अंदर की ओर थोड़ा लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। इससे सहजता होती है और आसानी से श्वास लिया जा सकता है। ये तो हुई कि लॉक कैसे लगेगा, पर इन लॉकों की आवश्यकता क्या है। देखिए, हमारे जीवन में भी हम बहुत चीजें करते हैं, इसकी उपयोगिता भी जाननी आवश्यक होती है। तो ये तो हुआ कि हम लॉक कैसे लगाएं, पर इन लॉकों की आवश्यकता कैसे है। अक्सर हम इन चीजों का अगर आंतरिक अंग अवयवों को अगर हम सही तरीके से स्वस्थ नहीं बनाते तो इनसे रोग उत्पन्न होते हैं, और ये रोग बहुत ही भयंकर भी होते हैं। जैसे कि हमने फेफड़े में सही तरीके से सांस नहीं लिया, छोटे छोटे सांस लिए, इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। इससे अनेक बीमारियां, जब मल होता है, चाहे वो प्राणों का हो चाहे शरीर का हो, अंग अवयवों में ठीक से वायु संचार का ना हो, यही एक कारण है कि जो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन अगर सही नहीं जाती तो हर जगह पे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं तनाव है, गठिया जैसी स्थिति भी बनी रहती है, और ऐसा लगता है दम घुटने जैसा लगता है। इन सब में आराम देने के लिए एक, जब हम इनका उपयोग करते हैं, दबाव की जो स्थिति बनती है, कार्बन की जो स्थिति बनती है, जब बॉडी में ज्यादा होती है तो आदमी अपने आप को थका हुआ, आलसी और रोगों से ग्रस्त, बीमार जैसा महसूस करता है। ऑक्सीजन की जब सही मात्रा आती है तो हम स्वस्थ महसूस करते हैं। अब इसकी मात्रा अपने अंगों में कैसे बढ़ाएं। ऊपर वाले ब्रेन वाले पार्ट में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है तो सबसे पहले करते क्या है, श्वास को भरते हैं, और वो भी ब्रेन की तरफ। पहले, इससे पहले वाले क्लास में नितिन भैया ने कहा कि हम अपने संकल्प बल से प्राणों को खींचते हैं, तो उन प्राणों को हम संकल्प बल से इस फेफड़े की बजाय हम अपने ब्रेन वाले भाग में पहुंचाते हैं। श्वास लिया, कंठ से जो अनुभूति हुई उसे ऊपर की ओर फेंका, बंद लगाया, यहीं पे ठुड्डी को अंदर की ओर किया और यहाँ पे चिन से लगाया। अब अपने सभी पार्ट्स को देखें, जितने भी हमारे आगे वाले लोब्स को, दोनों लोब्स को और ऑप्टिक नर्व्स को, सभी को देखें। जितने भी यहाँ पे हमारे सेंसेशन वाले पार्ट्स हैं और जो भी यहाँ पे मोटर नर्व्स है, सभी में देखें किस प्रकार की यह ऑक्सीजन की मात्रा डेवलप करती हुई। अब धीरे से इसे सीधा कर लें और सामान्य श्वसन से इसको देखें। दूसरी क्रिया में क्या होगा कि हम इसे बैठे बैठे भी आसानी से दबाव दे सकते हैं। अब हम कहें कि अपने लेफ्ट साइड के इस लोब को हम प्रेसित करें, दबाव दें, तो यहीं से हल्का सा आप गर्दन पे दबाव देंगे तो महसूस करेंगे कि इस भाग में हमारा दबाव हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हुई। इसी प्रकार से हम राइट साइड के लोब को भी दबाव देकर से ढीला करेंगे तो अनुभव होगा कि ये हमारे किसी भी भाग में हम दबाव देते हैं तो वहाँ पे एक प्रेशर होगा, वहाँ पे हम ऑक्सीजन की एक मात्रा संकल्प बल से प्राणों को वहाँ पर भेजकर अपने विभिन्न रोगों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। एक और क्रम है, अब हम नीचे वाले ऑर्गन्स को देखें। अगर हमें अपने आंतरिक अंग अवयवों की सही जानकारी है तो हम किस भाग को मजबूत बनाना चाहते हैं, कहाँ पे हमारे रोग हैं, वहां पे हम कैसे इस बंद के माध्यम से इसको हम फैलाकर उसका लाभ ले सकते हैं प्राणों के माध्यम से। वैसे तो बंद का मतलब होता है बांधना, तो बांधेंगे कैसे, श्वास प्राण को लिया, अंदर की ओर किया, और अंदर भी अगर बंधा हुआ है तो कैसे करेगा काम। जब हम दबाव देते हैं किसी चीज का तो आयनीकरण होता है, उसमें फैलाव होता है, और वो उस चीज में जाकर जो भी विषाक्तता है उसे बाहर करके उस जगह पर वो जाके हीलिंग का कार्य करती है। तो ये करेंगे कैसे, पहले जैसे कि हमारे फेफड़े में कोई बीमारी है तो हम क्या करते हैं, पहले श्वास को भरते हैं, नीचे से मलद्वार को सिकोड़ लेते हैं, ऊपर से अपने जालंधर बंद को लगाते हैं और बीच में उड़ियान बंद को हल्का सा प्रेसित करते हैं। अब इस भाग में दबाव देंगे जहां पे हमें प्रॉब्लम है, तो उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन प्राणों का वहां पर आयनीकरण, वहां पे दबाव देकर उनको हीलिंग करने का काम करेंगे। तब तक रोक के रखें
से आपको महसूस ना होने लगे ये चीजें हमारी काम कर रही हैं। फिर इनके विकार को अपने पूर्णतः बंद को खोलते हुए और फिर इसे बाहर की ओर करेंगे। तो ये बहुत ही, इसको बहुत लोगों ने सहजता से अपनाया भी है और बहुत लंबे स्तर से इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया है और इसके फायदे भी बहुत शानदार रहे हैं। ये यहीं तक नहीं बल्कि कैंसर की बीमारियों तक को आसानी से ठीक करने में कारगर है। ऐसा उन लोगों ने कहा है जिन्होंने इनकी इसके परीक्षण अनंत सालों तक किए हैं। तो चलिए अब अगले क्रम में आते हैं कि ये बंद तो हुए कि फिजिकल लेवल पे हमारे इस तरीके से रोगों को ठीक करने में सहायक है। ये नीचे के जेनाइटल ऑर्गन्स में भी काम करता है, साथ में हमारे ऊपर वाले भाग में पेट में जो रीजन में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी यह सहायक होता है। जब हम बहिर्कुंभक में ये क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है, उस चीज में ऊर्जा भरने के लिए, शोषण करने के लिए एक क्षमता का विकास करता है। जैसे भूखा से 4 दिन के लिए भोजन ना दिया जाए तो उसके बाद वो जो भोजन मिलता है उसे पूर्णतः गहराई से लेता है। ठीक वैसे ही जब हम यहाँ पर पूर्णतः बहिर्कुंभक में अपने पूर्णतः इंद्रियों को पूर्णतः तैयार करते हैं सूखने के लिए, तो फिर जब अंतः कुंभक में श्वास भर कर करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे उनमें यह स्वयं ही खींचते हुए उन प्राणों को भरता है। तो इस क्रिया को भी करने के लिए हम ध्यान करेंगे। तो पहले हम बहिर्कुंभक में लगाते हैं, फिर अंतः कुंभक में इस क्रिया को करेंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, उद्यान बंद आसानी से लगे इसके पहले पहले देख लेंगे कि हम कौन सी क्रिया करें कि उद्यान बंद आसानी से लगे। उद्यान बंद के लिए करते क्या है कि पहले हम अग्निसार की क्रिया करते हैं। ये एक क्रिया है, खट क्रियाओं में आता है। अग्निसार की क्रिया क्या करते हैं, इसमें श्वासों को पहले पूर्णतः भरते हैं और फिर बाहर कर लेते हैं। अब इस बाहर वाले श्वास के साथ ही पेट को अंदर करना बाहर करना, अंदर करना बाहर करना, एक धौकनी की तरह। तो लगातार जितनी बार जितनी मात्रा में हो सके कोशिश करेंगे। इसकी गिनती हम जितना संभव हो सके उतनी गति से और उतनी संख्या में कर सकें। और अंत में इसे श्वास को पहले छोड़ेंगे और फिर पुनः भरेंगे। और जब भरे भरे हुए अवस्था में भी इस क्रिया को दोहराया जा सकता है। तो पहले श्वास को भर लें, फिर छोड़ें, फिर भरें। अब इस क्रिया को दोबारा करते हैं। इन दोनों क्रियाओं में सहजता, वैसे तो बहिर्कुंभक में आसानी से ये क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन अगर हम अंतः कुंभक में इसे करते हैं तो वो जो ऑर्गन्स अभी हमने जिसको अंदर की ओर प्रेषित किया उनकी एक मसाजिंग होगी। दबाने से एक मसाज होता है और ढीला छोड़ने से उनमें फैलाव होता है। तो वो फैलाव होने के बाद उनमें एक विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस क्रिया से क्या होगा कि हम उद्यान बंद के लिए अपने पेट को तैयार कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, श्वास को हल्का सा भरें और फिर पूरा बाहर छोड़ें। दोनों हथेलियां अपने दोनों घुटनों पे इस प्रकार से लगाते हैं, आगे की ओर हल्का झुकते हैं, नाभि को अंदर की ओर ले जाते हैं, पेट को ऊपर की ओर उड़ाते हैं, उड़ान करते हैं और ये स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे अपने आप जलंधर बंद की स्थिति बन जाती है। नीचे से हम चाहे तो मूल बंद भी लगा सकते हैं। अब इस क्रिया में हम पूर्णतः अपने उन सोलर प्लेक्सस को देख सकते हैं, नाभि चक्रा को देख सकते हैं, मणिपुर चक्रा को देख सकते हैं और उसको अवेकनिंग में हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे लिए जा सकते हैं। अब चलते हैं चलते फिरते बंद कैसे लगाएं। चलते फिरते बंद लगाने का मतलब ही बदल जाता है। चलते फिरते बंद लगाना, हम डेली नित्य क्रियाएं करते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं सार्वभौमिक ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है। और जब हम अपने ऊपर आते हैं तो अपने आप को एक शरीर में बंधा हुआ महसूस करते हैं। कैसे, जैसे एक नाम रूप का, मेरा नाम तृप्ति ऋषि है और मैं इस रूप की और इन हाथ उंगलियों की बनी हुई हूँ। एक मेरा बंध है जो कि वो बियॉन्ड नहीं जा रहा है। तो इसमें हम बंदास का कैसा प्रयोग करते हैं, एक्चुअल से जुड़ना। यानी कि हम वास्तविक क्या हैं ये तो एक दिन
सड़ गल के खत्म होने वाला है। लेकिन वास्तविक स्वरूप से अपने आप को बांधना, जो क्षरण करने वाला है, जो हमारी इमोशंस को हटाने वाला नहीं है, बांधने वाला है, उससे अपने आप को अलग करना। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी जटिल हो रही हूँ, हम थोड़े आसानी से बोलना चाहेंगे कि नित्य क्रियाओं में जैसे हम बंध जाते हैं किसी के इमोशन से, किसी ने क्रोध फेंका और हम बंध गए, तो ये इससे मुक्ति पाकर कैसे हम वो बंध लगाएं जो कि हमारे ऊर्जा के क्षरण को रोकती है और ऊर्ध्वगामी बनाती है। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमें किसी ने क्रोधित किया, तो क्रोधित जैसे ही किसी ने किया, तो हम सीधे अपने वास्तविक स्वरूप को आते हैं। वास्तविक स्वरूप क्या है, ये आपके आगामी कक्षाओं में इसकी जानकारी दी जाएगी। वास्तविक स्वरूप एक शून्यता के भाव से लिया जा सकता है, क्योंकि जब यह शरीर जाता है तो हम अपने आप को अगर किसी रूप में महसूस करते हैं तो वो शून्यता के आधार पे ही होती है। फिर ये देखेंगे, विजुलाइज करते हैं सबसे पहले इस पोजीशंस में आने की कि हम अपने आप को किस रूप में देखें। धीरे से अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं और अपने हाथों को अपनी किसी भी सुविधाजनक स्थिति में लेकर आए। आती जाती सांसों को देखें और बाह्य वातावरण के प्रति शून्यता का भाव लेकर आए। पूर्णतः शून्य, बाहर की किसी भी अवस्था के प्रति पूर्ण शून्य। और अब अपने शरीर के प्रति जो भी भाव आ रहा है उसमें शून्यता लेकर आए। यह मैं नहीं हूँ, यह कहना इस बंधन से मुक्ति है। जो भी आवृत्ति आए उसको नकारना, ये मैं हूँ, इस बंधनों से मुक्ति, ये भी हमारा बंदाज में आता है। सामान्य हो लेंगे और अपने समय को हम देखते हैं तो अभी हमारे पास थोड़े समय है, तो चलिए हम और भी चीजों को देखते हैं बातों के माध्यम से। क्रियाएं नहीं करते तो बंदाज दरअसल ये भी होता है कि हमें बंदों की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम नित्य प्रति जो क्रियाएं करते हैं उसमें हरास होते हैं। जैसे हम थकते हैं, अगर हम थकते हैं यानी कि हमारे प्राणों का क्षरण हो रहा है, उसे हमने रोका नहीं। और रोकने की तकनीक ये होती है कि हम किसी भी चीज से जब बनते हैं तो उस जगह के बंधन को हटाकर जहाँ पे हम ऊर्ध्वता यानी कि ईश्वरीय चेतना से जब जुड़ते हैं या साक्षी भाव में आते हैं, वो बंधन वहीं टूट जाती है। तो मुझे लगता है ये इसमें और खंडन की आवश्यकता है और आगामी कक्षाओं में इसकी और विस्तृत हो सकेगी तो बंध को और आसानी से लेने की चेष्टा होगी। और एक मूल बात ये भी है कि बंद इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि ये क्या करती है, हमारी जो क्षरण होती है इन उंगलियों के पोरों से, इन हाथों से और इन पैरों की उंगलियों से और हमारे मुख से बोलने से और जितनी भी हमारे ये रिसाइक्लिंग जो भी कार्य होती है, उन सब के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे जो क्षरण होता है, उन सबको रोक कर ये एनर्जी यूज की जाती है अपने कुंडलनी को अवेकन करने के लिए। करता क्या है, ये एक बांध की तरह, एक डैम की तरह काम करता है। हम पूरी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और नीचे से मूल बंध से, मूल द्वार से उसे, मूल बंध के द्वारा जो हमारी एनर्जी है, जो कुंडलनी जो ढके हुए है उस ऊर्जा को, उसको हम खोल कर अपनी ऊर्जा को इस सुषुम्ना नाड़ी से, अपने ब्रह्मरंध्र से अपने उस भाग में ले जाते हैं, सुषुम्ना को ले जाते हैं, ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। जो हमारे पूर्ण जितने भी हमें भगवान ने जो ऊर्जा देकर अपने पुत्र को भेजा था, जो शक्तियां देकर भेजी थी, उसका उपयोग करने के लिए, हम सक्षम होने के लिए इन क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो कुंडलिनी अवेकन में भी जो दिक्कत आती है वो 3 ग्रंथियां होती हैं जिसकी वजह से हम इस ऊर्जा को ऊपर तक नहीं ले जा पाते। तो उन ग्रंथियों को अभी भेदन हम इसके द्वारा करते हैं। ये हमारी इन इन जगहों पर वो होती है जो कि जहाँ से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। ये बड़ा ही अनोखी बात है कि हमारा जहाँ जहाँ इंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ वहाँ हमारी चक्रास भी अवेलेबल होते हैं। तो ये जो होती है, जैसे कि यहाँ ऊपर में हमारा जो आज्ञा और सहस्रार है, वहाँ पीनियल और पिट्यूटरी होती है, वैसे ही यहाँ विशुद्धि चक्र के पास थायराइड होता है। और जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो थायराइड में भी एक अच्छा सा लाभ मिलता है। और ये हमारे आयोडीन, भोजन से आयोडीन की मात्रा लेने में सक्षम और चयापचय की क्रिया में बहुत ही अच्छा कारगर उपाय भी है। तो इसका लाभ ले सकते हैं उस क्रियाओं के द्वारा। यहाँ पे थाइमस
यहाँ पे हमारा जो हृदय के पास होता है वो एक ग्लैंड होता है। यहाँ पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो होती है, और नीचे के हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स के जो हमारे टेस्टिस और वो जो ऑर्गन्स होते हैं जिन पे वो श्रावित होता है। तो इन सब का नियंत्रण हमारा ऊपर वाला ब्रेन करता है, मास्टर ग्लैंड करता है, और इन सब में सहायक होता है बंद। तो इन बंदों के बहुत बेहतरीन लाभ हैं। इसकी छोटी छोटी और विस्तृत हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी और विस्तृत और एक एक बंद पे और बहुत ज़बरदस्त इसकी क्लास हो सकती है, और उसमें उस सभी तकनीकों को डाला जा सकता है जिसमें कि हम उसके लाभ लेते हुए खुद को महसूस कर सकते हैं। इन सभी इधर उधर की बातों को इकट्ठा करके मैंने एक खिचड़ी बनाई है। हो सकता है ये आपको कुछ ऐसा भी लगे कि उल्टी हो रही है, कुछ लगा हो कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तो उन सभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सही से बोल पाई तो भी, और नहीं बोल पाई उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और धन्यवाद आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए। और अगला जो हमारा टॉपिक है मुद्रा के बारे में, और उन्होंने अपने हर भाव भंगिमा से ही उस मुद्राओं को प्रेषित की है। देवताओं को आकर्षित करने की वो क्षमता कि किन भावों से, और बंद भी लगाते हैं तो इन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा मूल बंद को जागृत करने में सहायक है, यहाँ तक कि आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक है। जब वैसे लगाते हैं तो किस प्रकार से अनाहत और हमारा स्वादिष्ठान को प्रभावित करता है। इस तरीके से बहुत सारी योगिक क्रियाओं के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से लाभ लेते हैं। तो आइए हम संस्कृति भी इंटरनेशनल लेवल की हमारी डांसर भी हैं वो, और अपनी भाव भंगिमाओं से दूसरों को हमेशा प्रेरित करती रही हैं और लाभ लेती रही हैं। तो अनुरोध करेंगे कि संस्कृति शर्मा दीदी हमारे मुद्रा वाली क्लासेस लें। और अमन भैया और सभी साधकों को मेरा प्रणाम, पुनः बाबू जी को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। सभी वरिष्ठ साधकों को मेरा प्रणाम प्रणाम दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अ, आज इतने दीदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें यौगिक मुद्राओं और बंद का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट समझाया। इसी तरह क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, वो जो सब्जेक्ट है वो है बेनिफिट्स ऑफ बंध एंड मुद्रा। तो इसी तरह आज मैं इन मुद्राओं में से शक्ति चालिनी, महामुद्रा और वज्रोली पर जो मेरा प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव रहा है उसको मैं शेयर करूंगी। 2018 से 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इन यौगिक मुद्राओं की। और मैं बताना चाहूंगी कि मुझे इन मुद्राओं से, इन यौगिक क्रियाओं से क्या क्या लाभ हुआ है। तो क्योंकि मैंने ये शुरुआत ही क्यों करी, क्या था मेरा रीजन, वो मैं जरूर आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी, और ऐसी हालत रहती थी कि बहुत एक्सट्रीम पेन तो रहता ही था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मतलब बेहोशी की हालत रहती थी, एकदम कहीं पर भी बेहोश हो जाना। और ये बहुत बार ऐसी स्थिति बनी कि मेट्रो स्टेशन पर बेहोश हो जाना, घर के नीचे बेहोश हो जाना, और क्योंकि जॉब में थी तो स्कूल में बेहोश हो जाना। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे कुछ, कि फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है। वैसे तो शुरुआत से ही मैं हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ और हेल्दी रही हूँ हर तरीके से, लेकिन यहाँ पर आके सुई अटक रही थी कि कहाँ क्या कमी आ रही है। तो वो पीरियड्स ही थे जो बहुत ज्यादा, मतलब मैं परेशान रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जैसी ही पंचकोश से मैं जुड़ी, तो तब पता लगा। पहले प्रज्ञा योग से मैंने शुरुआत करी, तो प्रज्ञा योग ही मैं 4 4 5 5 बार किया करती थी। तो सबसे पहले जो मुझे फर्क महसूस हुआ, वो मैंने लगातार 18 दिन तक 5 बार डेली मैं प्रज्ञा योग किया करती थी। तो उसी से ही पता लग गया कि फर्क पड़ रहा है, महसूस हो रहा है। फिर धीरे धीरे बंद, महामुद्रा, शक्ति चालिनी का अभ्यास करना स्टार्ट किया। तो शक्ति चालिनी से ये हुआ कि जो जब शक्तिशाली करते हैं तो वो पूरे मूलाधार पे काम करता है, मूलाधार और स्वादिष्ठान। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान जो जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं,
तो जब आप बंध लगाते हैं, जब आपका बंध स्ट्रांग होने लगता है और जब आप शक्तिशाली नहीं करते हैं, तो यही हुआ मेरे साथ कि वो बहुत ही जल्दी उसका असर जो है वो दिखना शुरू हुआ और धीरे-धीरे वो क्रैम्प्स थे उसमें फ़र्क पड़ने लगा और जो वो बेहोशी रहती थी, वो एकदम बीपी लो हो जाता था, जिसकी वज़ह से मुझे बेहोशी आ जाती थी। तो इन एम्बैरेसिंग मोमेंट से मेरा बचाव हुआ, मुझे बचाया शक्तिशालिनी ने और इसी के बाद धीरे-धीरे महामुद्रा का अभ्यास मैंने कंटिन्यू किया। तो महामुद्रा का जो अनुभव है वो ऐसा है कि उसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है, स्पष्ट करना कि उसका क्या एक्सपीरियंस है। वो इतना एक एडिक्शन की तरह है, इट्स लाइक अ ड्रग। तो जैसे कि कोई किसी ने अफ़ीम सूँघ लिया हो कि जो वो तो ड्रग्स लेने वाला ही बता सकता है कि किस तरीके का उसका अनुभव रहता है कि जैसे अफ़ीम उसने सूँघा तो एकदम उसको वो ऐसी-ऐसी जगहों पे हिट किया, ऐसे माइंड में हिट किया कि ओह! क्या वो एक अलग ही स्टेट में चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का मेरा अनुभव है महामुद्रा के साथ, जो मैं यही बोलूँगी कि वो करने वाला ही उस चीज़ को महसूस कर पाता है। बहुत ही जल्दी मुझे उसके बेनिफिट्स दिखने लग गए कि किस तरीके से वो मेरे डे टू डे लाइफ में भी वो क्या चेंजेस ला रहा था, मन पे, माइंड पे। क्योंकि मैं महामुद्रा जो है वो आदरणीय बाबूजी के आशीर्वाद से, तो उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर हम जो एक कुंडलिनी का करते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। फिर भस्त्रिका के बाद फिर मैंने महामुद्रा, तो ये मैंने कंटिन्यू किया। तो भस्त्रिका करे, भस्त्रिका के बाद कंटिन्यू किया महामुद्रा, तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट मैंने और ज़्यादा महसूस किया। पहले केवल महामुद्रा, फिर भस्त्रिका के बाद महामुद्रा किया। तो इतना बेनिफिट हुआ, मन पर काम हुआ और माइंड स्टेबिलिटी में काम हुआ, कंसंट्रेशन मेरा बहुत बढ़ा उसके बाद। तो आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे महामुद्रा का छोटा-सा और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ को करने के लिए लोगों को इतने साल लग जाते हैं, जो कि है नौली। हम महामुद्रा में नौली लगाते हैं। तो नौली जो है मेरा, क्योंकि महामुद्रा का इतना लंबा अभ्यास है, तो बहुत ही जल्दी नौली मेरी हुई थी। नौली क्रिया करना मेरा बहुत जल्दी शुरू हो गया था और इतना जल्दी हुआ कि वो और ज़्यादा बेनिफिट देने लगा। तो वही धीरे-धीरे वो क्यों वैसे हम कथक में, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो कथक में जो है वो बॉडी एकदम ऐसा स्ट्रेट रहता है, स्टिफ रहता है। तो ये जो कमर है, वो बचपन से करते आ रहे हैं, तो कमर बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई स्टिफ। तो इतने सालों के अभ्यास के बाद भी पूरा ऐसा नहीं है कि वो पूरी बेंड हो जाती है, कि जैसे कि वो कहते हैं कि चिन आपका घुटनों से टच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो जो लोग वो सोच रहे हैं कि अरे ये कितने कहते हैं कि अरे आप इतना अच्छा करते हैं, आप एकदम परफेक्ट होंगे, कितना आपका, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी कमर जो है वो थोड़ी स्टिफ हो गई है। कथक की वजह से पूरा बॉडी पोस्चर एकदम ही ऐसा रह गया, तो हल्का-सा उसमें रहता है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट कितना हुआ? जब आप योगा कर रहे हैं, जब आप कोई भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी बॉडी पे, आपके अंतःकरण पे कितना पड़ रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यही यही मेरा अनुभव है कि जो सच में सभी को प्रेरणा देगा, मुझे तो बहुत उससे मिला, लाभ मिला। तो हम छोटा-सा प्रैक्टिकल करेंगे महामुद्रा का। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कैमरा, 1 सेकंड। जी, आइए सभी करते हैं हम एक साथ। और सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं कि जब भी हम बैठें तो सीधे बैठें और क्योंकि जो प्राणों का प्रभाव होता है, वो रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो बहुत तेजी से होता है। यदि आप झुक के बैठ गए, हल्का सा भी आपने ऐसे झुका लिया बॉडी को,
तो उसका जो फ्लो है, जो प्राण का जो फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए सीधा सीधा बैठना बहुत जरूरी है। सीधा किस तरीके से बैठा जाता है, बिल्कुल हल्का सा चेस्ट जो है वो इस तरीके से ऐसे सीधा बैठेंगे जी। तो अब ये सीवन जो आप राइट लेग को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और लेफ्ट लेग जो है ये सीवन में आ जाए इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि वो जो प्रॉपर जो वो बेंडिंग है, जो पूरा जो वो चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, टच हो जाता है। ऐसा नहीं है मेरे साथ, लेकिन उसका इफेक्ट और थॉट प्रोसेस आपका बहुत मैटर करता है। आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक कलाकार होने के वजह से वो इमेजिनेशन स्ट्रांग, वो भी एक प्लस पॉइंट मुझे मिला कि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, कि कुछ भी जो भी मैं सोच रही हूँ मैं उसको इमेजिन कर लेती हूँ इंस्टेंटली। तो इसका भी लाभ मिला। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मिला। हाँ, तो सीधा राइट राइट लेग सीधा कर लिया, लेफ्ट लेग को सीवन उसमें। तो ये हम झुके। अ, आप अपने पंजे को भी पकड़ सकते हैं आगे से, और जिनसे नहीं होता है, मैं अभी भी पैर पकड़ के आगे वाला और उसको इस तरीके से। तो हम सांस को छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, और पेट से पेट से छोड़ेंगे। इस छाती से नहीं करना है, पेट से करना है। तो ये इस तरीके से पूरी सांस बाहर निकाल दी। जब सांस पूरी बाहर निकाल दी तो नौली क्रिया करेंगे। तो नौली अभी तो दिख नहीं पाएगी, लेकिन हाँ करते हैं, साथ में नौली करते हैं। एक बार सांस लिया, छोड़ा, दोबारा सांस भरा, और तीनों बंध लगाएंगे, जलंधर बंध, उड्यान बंध और मूल बंध। और उसको चेहरे तक आपको फील करना है कि पूरा एकदम लालिमा आ जानी चाहिए, और आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको रिलीज कर देना। और हम जब हम पेट से सांस छोड़ रहे हैं, तो हमें क्या इमेजिन करना है, क्या हमें सोचना है कि जितने भी टॉक्सिन्स है आपके अंदर के, जो जो जितनी भी नेगेटिविटी है स्पेशली, और टॉक्सिन्स, वो सब जो है वो बाहर निकल रहे हैं और प्राण भर रहे हैं। जैसे कि पंपिंग होता है ना, आप पंप करते हैं, टायर में जो है वो हवा भरी जाती है पंप करके, इसी तरीके से हमारे अंदर ऐसी प्राणों की पंपिंग हो रही है। तो वो पंपिंग हो रही है, तो जैसी सांस भरी, और जब आपने नौली क्रिया करनी स्टार्ट करी, तो नौली जो है, तो आप उसकी देखिए कि उसके डायरेक्शन क्या है, वो किस तरीके से होती है, सर्कुलर में होती है। तो जैसे जब साइक्लोन आता है, तो वो जितनी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी पोल्यूशन, गंदगी, ये वो सब कुछ वो अपने साथ ले जाता है, और बिल्कुल सफाई क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है। यही होता है, जब नौली क्रिया करते हैं, तो हमें यही इमेजिन करना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, कुछ भी, कितने भी टॉक्सिन्स है, वो सब उस नौली क्रिया से वो क्लीन हो गए, और बिल्कुल शुद्धिकरण हो गया अंदर। तो ये हमें इमेजिन करना है। और जब आपने बंध लगाया, तीनों बंध लगाए, तो वही सोचना है कि एक एक सेल में, बॉडी के एक एक सेल जो है वो सूर्य की तरह चमकीला हो रहा है। और उस एक एक सेल में प्राण बढ़ रहे हैं। और जब हम रिलीज कर रहे हैं, तो हमने उस टाइम पे यही सोचना है कि वो जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी टॉक्सिन्स है, वो सब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल्स के थ्रू वो
बाहर निकल गए और पूरा शुद्धिकरण हो गया, प्राण भर गए। अब यही क्रिया हम ऑपोजिट करेंगे, राइट लेग को C1 में, हाँ C1 की तरह ऐसे रख के, और लेफ्ट लेग को आगे करेंगे। अब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो थॉट प्रोसेस हम सेम नहीं रख सकते, हमें थॉट प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नौली क्रिया, तो अब जब हम नौली क्रिया करें तो हम ये सोचें कि जो अभी हमने जो इमेजिन किया कि हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है वो सूर्य की तरह चमकीला हो रहा है, तो जब एक एक बॉडी सेल में प्राण बढ़ गए, सूर्य की तरह चमकीला हो गया, तो ऑटोमेटिकली चिर यौवन की अवस्था आती है। तो हम युवा होते हैं, वो यंगनेस जो है वो हमारी बढ़ती है। तो क्योंकि हम अंदर से स्वस्थ हो गए, तो अब यंगनेस जो है वो डेफिनेटली हमारी जो है वो बढ़ेगी। तो हमें यही इमेजिन करना है कि वो चीर यौवन की जो अवस्था है वो आ रही है, और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों ही ग्रंथियां हमारी जागृत हो रही है। हम ये इमेजिन करेंगे, और जब अब हम सांस छोड़ें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तो ये आपको क्या सोचना है उसमें, यही आपको सोचना है कि जितनी भी रेज है, जितना भी आपने ये सोचा है कि आप अंदर जो भी आपने थॉट प्रोसेस लाया, जो भी इस टाइम पे मेडिटेट किया, जब आपने उसको रिलीज किया, तो वो पूरे यूनिवर्स में आपने छोड़ दिया, वो थॉट आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया, और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग काम करे। अब दोनों पैर सामने रख के, अब करेंगे नौली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज कर दिया। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना है, अब अगेन थॉट प्रोसेस चेंज होगा। अब थॉट प्रोसेस में क्या रहेगा कि जितने भी बाबूजी बताते हैं, पांचों बॉडीज में से एक भी बॉडी, अगर एक भी बॉडी में वो क्लीनिंग नहीं हुई है, तो रोग होगा। तो हमारी पांचों बॉडीज जो हैं वो निरोगी हो रही हैं, पांचों बॉडीज में से किसी भी बॉडी में रोग नहीं है। तो हम ये इमेजिन करते हुए, और जितने भी हमारे सातों चक्र हैं उनमें प्राण बढ़ रहे हैं, भर रहे हैं, तो वो इमेजिन करेंगे हम कि चक्रों में और हमारे एक एक बॉडी सेल में, हमारे अंदर हमने प्राणों को खींच लिया, भर लिया, शुद्धिकरण हो गया है। और अगेन जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, तो हम यही इमेजिन करेंगे कि जो भी हमने वो सोचा, जो भी हमारा थॉट रहा, जो भी हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने वो जो रेस है वो यूनिवर्स में छोड़ दिया। तो इसी तरीके से मेरा महामुद्रा का अभ्यास रहा है। एक एक पैर पे आप दो दो बार किया जा सकता है उसका। तो अभी मैंने एक एक बार दिखाया, वो दो दो बार भी किया जा सकता है। तो ये एक शॉर्ट वर्जन था। वीडियो विजिबल है सभी को? जी। जी दीदी। जी। अब जो ये यौगिक मुद्राएं हैं, अब आते हैं हम यौगिक मुद्राओं पे, जिसे कि ये हस्त मुद्राएं होती हैं हम हाथों से, क्योंकि जो ये हमारे पांच उंगलियां हैं, ये पांचों तत्व को दर्शाती हैं। तो हम उसका सीक्वेंस जान लेते हैं पहले कि क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले तो है ये पृथ्वी,
आकाश, अग्नि, वायु और जल। तो ये सीक्वेंस है पांचों उंगलियों का। तो हम इसी सीक्वेंस में इसको जानते हैं कि जो ये है अनामिका, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और ये अंगूठा। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले जो है अनामिका वो है पृथ्वी, और मध्यमा जो है वो है आकाश, और अंगूठे को ये अग्नि है, और जो तर्जनी है वो वायु है, और कनिष्ठा जो है वो है आपका जल। तो ये जो यौगिक मुद्राएं हैं, इनका अभ्यास जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड गुरु के संरक्षण में उच्च स्तरीय साधना के लिए किया जा सकता है, तभी ये लाभदायक है, क्योंकि ये हमारे मर्म बिंदुओं को प्रभावित करता है, जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर का केंद्र बिंदु है ये सब। तो हमारा जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, हम सभी जानते हैं। और हमारे हाथ की, वही जैसे कि मैंने बताया कि पांचों उंगलियां उन 5 तत्वों को डिनोट करती हैं। तो क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, और हमारी जितनी भी क्लासिकल फॉर्म्स हैं उनमें सबसे पहले मुद्राओं का ही अभ्यास कराया जाता है। हस्त मुद्रा हम उन्हें कहते हैं, हस्त मुद्राओं का अभ्यास कराया जाता है। और मैं, क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और सबसे पहले हमने हस्त मुद्राएं ही सीखी, और अब समझ में आ रहा है कि उन मुद्राओं का लाभ है वो क्या था, क्योंकि ये 5 तत्वों को डिनोट करती है। तो मैं कुछ मुद्राएं हम हस्त मुद्राएं बताना चाहूंगी जो कि नृत्य की हैं। तो चाहे वो कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म हो, मैंने कथक किया है तो, लेकिन अगर यही भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, अलग अलग उनके डिफरेंट डिफरेंट हस्त मुद्राएं होती है, लेकिन बेस सेम है। तो जैसे हम इसको डिनोट करते हैं, ये है पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, मयूर हस्त है, अर्धचंद्र, कटका मुख। और इसको ये कटका मुख जो है वो 2 तरीके से बताया जाता है, ये भी कटका मुख है और ये भी कटका मुख है, और इसको कपित बोलते हैं, कपित। इस तरीके से मुष्टि, मुष्टि, और ये हो गई अराल। तो इस तरीके से ये हस्त मुद्राओं का हमें अभ्यास कराया जाता है, और ये हमारे शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करती है। ये हेल्थ डिसीजेस से आपको बचाएंगी, और बॉडी में एनर्जी का, प्राणों को स्टोर करेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली जब हम नृत्य कर रहे हैं तो मुद्राएं चेंज होती हैं। जब आपने कुछ भी वो किया, आपने हैंड मूवमेंट्स किया, तो साइमल्टेनियसली आपकी मुद्राएं चेंज हुई, फिर आप वापस उस मुद्रा पर आ गए। तो इससे माइंड का कंसंट्रेशन भी बनता है एक ही समय पर। अब देखिए कि जब हम नृत्य कर रहे हैं तो मुद्राएं भी चल रही हैं, और एक ही समय पर नाद भी चल रहा है, उसी के साथ साथ लय और तालबद्धता भी हो रही होती है। तो कितना, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्लासिकल डांस को दैनिक जीवन का एक पार्ट रखा गया, जिसमें बचपन से सिखाया जाता था। क्लासिकल डांस जो है वो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, और ये हमारे ऋषि मुनियों की देन थी, जिसे हर बच्चे का शारीरिक, मानसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राणिक विकास हो। तो देखा जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो किसी को प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, लेकिन इन क्लासिकल फॉर्म्स को सीखने के उससे गुरु के संरक्षण में हम जब सीखते हैं तो धरती को भी प्रणाम करना है, और गुरु को भी और बड़ों को भी प्रणाम करना है। मतलब ये गुणों और संस्कारों का विकास होता है, और उन नियमों का पालन भी हम लोग करते हैं।
तो आज के सिखाने वाले गुरुओं को भी इसका उपयोग नहीं पता है कि क्यों ये किया जाता है, लेकिन मैंने पंचकोश के थ्रू जब इन सभी चीजों को जाना कि ये कितना लाभदायक है और कितनी जरूरी है हमारी जनरेशन के लिए, ये सीखना, ये हस्त मुद्राएं सीखना, जो यौगिक क्रियाएं हैं वो जैसे कि ये है आपने ये यौगिक क्रिया हो गई, एक शंख शंख मुख हो गई कि शंख मुख हमने इस तरीके से बनाया। तो ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर तक उसको वो करके रखिए, बना के रखिए, तो आपको उसका लाभ होगा। लेकिन ये आज के समय में करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन क्लासिकल डांस से जब हम वही मुद्राएं हमारी एकदम चेंज होती हैं और जो प्राण है वो प्राण एकत्रित होते हैं, वो कंजर्व होते हैं, हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं इसमें। तो क्योंकि अब आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो गया है और प्राण प्राण स्टोर हो गए, तो मन की एकाग्रता भी बढ़ गई। और शायद इसीलिए जब मुझे डायरेक्ट आनंद में और विज्ञान में के सब्जेक्ट्स मिले, तो मैं खुद हैरान थी कि ये क्यों मिले, और वो भी इतनी जल्दी इन क्लासेस के लिए। लेकिन अब मैं इसको समझ पा रही हूँ कि बचपन से ही मैंने इसी में ही अभ्यास किया है, और भाव भंगिमाएं हमारी बॉडी पोस्चर्स को सुंदर बनाता है और हमें युवा रखता है। तो अगर आप क्लासिकल डांसर्स को देखेंगे तो मोस्टली वो बीमारियों से ग्रस्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम भी एकदम उनका सही रहता है। और एक तरह से वो प्राणायाम और योगा का ही पूरा का पूरा वो प्रक्रिया है। तो पूरा क्लासिकल डांस ही योगा और प्राणायाम है। तो समय को ध्यान रखते हुए और हमारे आदरणीय बाबूजी की तरफ हम आशीर्वाद लेंगे बाबूजी से कि जो भी भूल चूक हो उसके लिए माफी। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संस्कृति दी को, तृप्ति दी को। कितना अब अच्छे, कम से कम हर एज ग्रुप के बच्चे बच्चियों में साधना के प्रति, योगा के प्रति रुझान आना, यह देश से लग रहा है कि अपनी संस्कृति, अपने देश एक करवट बदल रही है। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य या भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी बने। पहले अमन जी ऐसा था कि भारत का हर बच्चा बच्चा विश्व के लिए एक शिक्षक हुआ करता था। हर यह चंदन इस देश की माटी और सारा गांव गांव ही देवभूमि है। ऋषियों के हम सब संतान हैं। तो जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उससे हमें खुद लाभान्वित है। खास करके आज जबकि रोगों की बाढ़ है, हर शरीर में बाहर से लगता है कि बड़ा स्मार्ट बॉडी है, भीतर में बहुत सारे रोग ऐसे रहते हैं जो कि बाहर से नहीं दिखते। कुछ तो दवाओं के माध्यम से भी जल्दी ठीक नहीं होते, वहाँ दवाओं की असर ही नहीं पड़ती। कुछ तो है कि परीक्षण में डॉक्टर साहब देखिए हमको ये खराबी नहीं, आपका तो सारा चेकअप सही है जी। तो और फिर भी रोग है, तो उसका क्या किया जाए। तो असल में बॉडी के भीतर, बॉडी के भीतर, बॉडी के भीतर, बॉडी के भीतर बॉडी, 5-5 बॉडी, और भी उसके सूक्ष्म में जाएंगे तो 2 सेल ऐसा जिसमें कि डबल बॉडी है, तो कुल 7 बॉडी हो जाते हैं। एक में भी यदि किसी भी तरह की खराबी हो तो भले वो दबा हुआ है लेकिन समय पा करके इसी फिजिकल बॉडी में फूटेगा। ये तो बेचारा निर्दोष है, 5 तत्व अपने आप में निर्दोष होते हैं, इसमें रोग दुखों का कोई गुंजाइश नहीं। अब पृथ्वी में क्या रोग होना, पृथ्वी अब चल रही है, जुगों जुगों तक पृथ्वी चल रही।
बस हर युग में आएंगे अवतार लेने। मतलब कि पृथ्वी का देखिए कितनी शाश्वत। आकाश में अब क्या रोग होना है, आकाश आकाश। पानी भी रोगी नहीं होता, वो तो कैरी कैरी करता है। लग रहा है कि पानी गंदा है, पानी कभी गंदा होता ही नहीं। गंदगी को यहाँ से ढो करके वहां पहुंचाया, जैसे ही डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिल वाटर बन गया, धूप में सारी भाप गया और वर्षा बनकर अमृत बन के आ रहा है। तो ये सारे तत्व अपने आप में बिल्कुल ही प्यूरिफाइड होते हैं और इन्हीं से शरीर बना। ये रोगी कैसे हुआ? इसका मतलब है कि इसके भीतर में रहने वाले और बॉडीज हैं, उसमें निगेशन है, तो इस बेचारे को भुगतना पड़ता है। मेंटल डिजीज है, निगेटिव थॉट है, और शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर कर दिया और तरह तरह के रोग, और अपसेट हो गए सारे बॉडी, जहां तक रोग दिखने लगे। तो साधना सूक्ष्म शरीरों की होती है। तो मनोमय कोश से सब इसमें बंद, प्राणायाम और मुद्रा, इन तीनों को हठयोग भी कहते हैं। हठयोग जहां शब्द मिला तो समझिए कि प्राणों पर शैक्षिक नियंत्रण करने की कोई साइंस है यह। तो ह यानी सूर्य नाड़ी, ठ माने चंद्र नाड़ी। तो ईड़ा पिंगला को ह ठ बोलते हैं, ह ठ, ह ठ, ह ठ, ह ठ। रेचक पूरक, रेचक पूरक, सारा शरीर में प्राणों का आवागमन चल रहा है। और वही यदि जिस प्राण की जरूरत नहीं है वो प्राण भरे, तो फिर जाकर के अनावश्यक शरीर में प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को बैलेंस करने को ही हठ जो कहते हैं। जहां बैलेंस हुआ तो सुषुम्ना आदमी में डिविनिटी आनी शुरू हो जाती है, देवत्व आएगा। नहीं तो वन वे हो जाएगा, निगेटिव माइंडेड है, पॉजिटिव माइंडेड है, एक ये वो दोनों दोनों ही घातक हैं। तो शिव जी को हठ जोगी कहा जाता है। वो हमेशा सुषुम्ना में रहते थे, समाधि में। महायोगी बन गए, योगेश कहलाए। न्यायाधीश बन गए, पूरे विश्व के सबसे बड़े न्यायाधीश बन गए। और ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले न्यायपालिका दंडाधिकारी बन गए। दंड वही दे सकता है जो कि खुद बिल्कुल प्यूरिफाइड हो। तो ये कितना समान चीज है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा काम करता है ये प्राणायाम प्लस बंध प्लस मुद्राएं। लगातार 3 क्लासेज आपको मिले हैं प्राणायाम। आज इतना अच्छा लगा कि ऐसा नहीं लगे कि केवल योगा में इसमें केवल पुरुष पुरुष ही रहे, महिलाएं बढ़ चढ़ करके इसके शिक्षक बन सकते हैं। और आज इन दोनों को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और निरंतर प्रखरता आवे। तो अमन जी देखिए, हम लोग प्रश्नोत्तरी में आवे सीधे। प्राणायाम बंद मुद्रा से कोई भी, हम तीनों टीचर यहाँ पर हैं, आज के दोनों टीचर भी हैं। तो डॉक्टर त्रिवेदी से, हाँ जी जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। शक्ति जी। चालनी मुद्रा से क्या क्या सावधानी बरतना अनिवार्य है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, देखिए शक्ति चालनी मुद्रा मुख्यतः कुंडलिनी जागरण में काम आती। तो मूलबंध से जुड़े हुए हमारे 3 मुद्राएं होते हैं मूलबंध वाला एरिया को करने के लिए। एक तो मूलबंध कर लिया, अश्विनी मुद्रा भी उसमें आती है। तो मूलबंध में करने के लिए जहाँ मुद्राओं का हम लोग लाभ लेते हैं, तो मुद्राओं में 3 मुद्राएं आती है, बज्रोली, शक्ति चालनी और अश्विनी मुद्रा। तो ये तीनों मुद्रा श्रेणी में आते हैं। बंद तो एक ही हुआ मूल बंद, लेकिन मुद्राएं 3 जुड़ गई वहां पर। बज्रोली भी है, यूरेथ्रा पार्ट्स वाले एरिया रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना। और वहां पर अश्विनी है जो बार बार आकुंचन प्रकुंचन कर रहा है पायु का, पायु वाले जो पार्ट हैं गुद्दा, उसका कुंचन प्रकुंचन, और दोनों आजू बाजू में। तो दोनों पर नियंत्रण होने से एक लाभ मिलती है कि सीवन को, जैसे डॉक्टर तृप्ति ऋषि ने भी बताया, कि शुरुआत में लगेगा कि एज ए होल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि केवल सीवन ही आपको ऊपर नीचे जाने लगेगा। ये कमांड की स्थिति है। तो पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि शक्ति चालनी में ये जो मेन पार्ट है सीवन, उसको ऊपर नीचे चलाने की प्रक्रिया से मूलबंध का काम करेगा। और उसमें दोनों काम करने पड़ता है कि जब तक तो क्रेनियल, क्रेनियल माने मस्तिष्क, ये तो खोपड़ी जिसे हुआ तो स्कल वो हार्ड है, बोनी हो गया, खोपड़ी जल्दी फूटता नहीं है, इसमें चोट लग गई तो ये। तो उसके और ये चमड़ा और खोपड़ी के बीच में जो हड्डी वाला भाग प्लस चमड़ा पतला, उसके भीतर बीच में भी मांसपेशियां हैं।
उसको यदि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का अभ्यास कर लें तो दोनों मिल करके शक्ति चालनी बनता है। शक्ति चालनी में केवल अश्विनी मुद्रा का बार बार ऐसे करना, उतने भर से पूरा लाभ नहीं मिलता। जब उसमें क्रेनियल भी जोड़ दिया जाए कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट करे, नीचे वाला भी, तो इस पर कमांड आते ही पूरे शरीर में लगेगा कि जो वाइब्रेशन नीचे से उठा था ये भी वाइब्रेशन निकालेगा, ये भी वाइब्रेशन निकालेगा। ये वाइब्रेशन क्या करता है कि ज्ञानात्मक चेतनात्मक उछाल ले आ देगा ऊपर में, नीचे वाली तो फेंकेगा ही और ऊपर वाला तुरंत उसको रूपांतरित कर देता है शरीर में, ज्ञान के रूप में, चेतना के रूप में, ये सब तुरंत। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी का सबसे शानदार तरीका है शक्ति चालनी मुद्रा। और शक्ति को चला चला करके एक एक चक्रों पर ऊपर ले आना, शक्ति यानी कुंडलिनी, और उसको चलाएं। कहाँ चलाएं? एक एक चक्रों पर चला चला करके उसको ले जाएं हम ब्रह्मरंध्र में, वहां शिव और नीचे शक्ति का मिलन कराया जाए तो आनंद की चरमोत्कच को अवस्था। इसमें ध्यान देने की ये बात है कि पहले हमें नाड़ियों की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अन्नमय को साफ हो जाएगा तो बॉडी डिस्टर्ब नहीं करेगा ध्यान वगैरह में, और शरीर स्वस्थ, एक प्रसन्नता है। प्राणमय कोष में नाड़ियों का शोधन कर लिया जाएगा तो सुषुम्ना पर अपना नियंत्रण। तो गुरु तभी आपको शक्ति चालनी मुद्रा कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कराएगा जबकि सुषुम्ना में रहने की करीब करीब आदत सी बन गई, चलते फिरते उठते बैठते समस्वरता में हो। तो कुंडलिनी सम है, वो हर जगह उसकी गति होती है, हर जगह सारे सृष्टि के हर पार्ट्स में जाकर उससे सिस्टम को चला रही, एक भी अवरोध कहीं नहीं है उसके लिए एक तरीके से। तो वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि पहले हम सुषुम्ना में रहना ठीक है, समत्व की स्थिति में रखें, समत्वम योग उच्यते, और समत्व की स्थिति में आएंगे तब कुंडलिनी जागरण बहुत आसानी से होगा। तो खान पान संयम और विचारों का मनोमय कोष से जब पार जाते हैं तो विज्ञान में कोष के भीतर में जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, तो गांठ तभी बनेगा जब दो छोर, तो दो दो चक्र मिला करके ग्रंथि बनाया, विशुद्धि को अज्ञा चक्र को मिला दिया तो ग्रंथ। अभी आपने देखा जैसे कि जो यहाँ के कुछ नर्व से गए हुए थे पूरे ब्रेन को यहीं से कमांड कर रहे थे, तो आज्ञा चक्र वाले निकलने वाले यानी कि हमारे ब्रेन में स्टेम से निकलने वाले जो क्रेनियल नर्व्स हैं, प्लस यहाँ से गया हुआ है एक वाला वशुगण, ये भी ऊपर जाकर क्रेनियल में उलझता है, दोनों आप आदान प्रदान करते हैं, तो एक गांठ यहाँ भी बनाया। तो इसकी एनाटॉमी साफ साफ यदि क्लियर हो कि कहाँ से नर्व्स निकल कर किस एरिया में जाते हैं, तो शक्ति वहां पर ले जाकर के चलाए हैं, तो उस शक्ति का संचार यानी कि बायो प्लाज्मिक या बायोमैग्नेटिक जो वेव्स बनता है उसी को कमल कहा गया। वो उन क्षेत्रों में जा करके पहले तो ऊर्जामान बनाएगा, दूसरा अब बॉडी से भी बाहर निकलना शुरू करेगा, क्योंकि हर चक्र अलग अलग लोगों को अलग अलग डायमेंशन अंतरिक्ष में जाकर के भी अपने तरंगों को फेंकना शुरू करेगा, वहां से आदान प्रदान शुरू करता है। तो एनाटॉमी जरूरी होता है जानना स्पिरिचुअल। तो इसलिए योग में चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो या डिप्लोमा डिग्री ले रहे हो, एनाटॉमी सबको खूब पढ़ना है मन लगा करके, तो बढ़िया से होगा और जानकारी मिलेगी। तो मेंटल स्टेट मनोमय कोष के ऊपर वाले अवस्था में जाएंगे तो बढ़िया से इसका कुंडली जागरण शक्ति चालनी का अभ्यास होगा। वो जो कुंडली उपनिषद में शक्ति चालनी का बढ़िया से सिखाया बताया गया। जी जी पिताजी प्रणाम। हाँ, हाँ जी प्रणाम। पिताजी शक्ति चालनी मुद्रा वो गर्भवती स्त्रियों को बताना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, और बच्चियों को, कुंवारी बच्चियों को पीरियड के समय शक्ति चालनी मुद्रा करना चाहिए कि नहीं, फिर कृपया स्पष्ट हाँ करें। जी धन्यवाद। देखिए डॉक्टर तृप्ति ऋषि भी हैं तो उनसे परामर्श लीजिए पहले, जी दीदी को प्रणाम, आज के जो शिक्षक हैं। दीदी को भी प्रणाम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए दीदी। अमन जी उनको स्पॉटलाइट करें, हाथ में कर लें। हेलो हेलो। हाँ जी दीदी, आपने सही कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को शक्ति चालनी अगर करना है तो मानसिक कर सकता है, लेकिन जी अगर फिजिकल करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी।
और जिन्हें इस क्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा हो उनको भी मनाही हो जाती है। तो अगर किसी भी क्रिया में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो वहीं पे रोक दिया जाता है। वैसे ये शक्ति चाली हम चाहे तो मानसिक स्तर से भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकली हम रोक रोक के कर रहे हैं तो अपने जिनको भी हर्निया, हार्ट डिजीज या फिर बीपी की भी प्रॉब्लम हो तो वो सावधानी से करें या फिर सुरक्षा लेकर ही करें, अन्यथा ना करें। जी धन्यवाद। जी दीदी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम पिताजी, और तृप्ति दी और संस्कृति दी को ही प्रणाम। तृप्ति दी से मेरा प्रश्न था कि गर्भवती महिला उद्यान बंद कितने दिनों तक कर सकती हैं और कितने दिनों तक नहीं कर सकती हैं? जी दीदी, उड़ियान बंद तो उद्यान सर्जरी बंद, पेट को तीनों जब बंद जो ऊपर लगाते हैं ना, तो उसमें उद्यान बंद गर्भवती महिला कितने दिनों तक कर सकती हैं? गर्भवती महिलाएं ना करें तो बेहतर है दीदी, क्योंकि गर्भ में क्या होता है उस समय हम अगर पेट को ऊपर करते हैं तो वो जी जो नीचे हमारे फॉलोपियन ट्यूब और जो हमारा योनि प्रदेश है उसमें दबाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो सहज सहज रहकर केवल जालंधर बंद और मूल बंद का अभ्यास करें तो बेहतर रहेगा। तो उद्यान बंद में क्या होता है कि हम पेट पर दबाव देते हैं जो कि वो प्रेगनेंसी के लिए उचित नहीं है। तो इसे जब शिशु का निष्कासन हो जाए या फिर हम वापस नेचुरल अवस्था में हो तब इसका अभ्यास करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। आगे इस विषय पर अगर पिताजी भी कुछ कहना चाहते हैं तो आशा है कि वो कुछ जी कहें। धन्यवाद दीदी, प्रणाम दी। देखिए अमन जी, स्पॉटलाइट करिए। तो इसमें देखिए उड़ियान बंद के दो परिभाषा है। जो गुरुदेव ने इसमें लिखा है, वांग्मय 13 को में पढ़नी चाहिए। उसमें पूरा का पूरा पंचकोशों के वांग्मय 15 और एक और है व्यक्तित्व विकास से तो उच्च स्तरीय साधना है। तो उपनिषदों में भी जहाँ बंध दिया गया है जो चूड़ामणि में और इसमें जो कुंडली उपनिषद में, तो एक तो हो गया उड़ियान जो कि फिजिकली हम कर रहे हैं। फिजिकली का मतलब हुआ ब्रीद आउट करना, पेट को भीतर खींचना। तो फिजिकली बिल्कुल नहीं करेंगे गर्भावस्था में, क्योंकि उसमें बच्चों पर अनावश्यक करेगा, पेट भीतर ले जाएंगे तो उसको वो डिस्टर्ब करेगा। तो अब क्या करें, मेंटली वाला करें। मेंटली में परिभाषा दिया गया है कि जब हम श्वासों को खींचते हैं और सहज भाव से अपने आप को रोकें, तो कुंभक की अवस्था में ये अपना ये जो की जा रही है शक्ति चालनी, तो शक्ति चालनी में सिर्फ नीचे का पार्ट तो बिल्कुल ही फ्री है और उससे यूट्रस को कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ है आपके नर्व्स के माध्यम से वो जा रहे हैं मेरुदंड मार्ग से। तो प्राणिक हीलिंग होगा। प्राण जब ऊर्ध्वगमन करता है एक एक चक्रों से, तो उसको उड़ियान कहा वहां। यानी प्राण का सुषुम्ना में ऊपर उठना उड़ियान है। देखिए उड़ियान की दो परिभाषा, एक तो आंतों को ऊपर उठाना उड़ियान है, पेट को पचकाना। तो ये हो गया अन्नमय कोश के फिजिकल बॉडी को देखते हुए। इसके उसके लाभ मिल रहे हैं, हमारा लीवर ठीक रहेगा, डायबिटीज और ठीक रहेगा, किडनी। तो ये बॉडी पोस्चर में, बॉडी के भीतर में खराबियों को निकाल रहा है। लेकिन जहां तक प्राणों का अपवर्ड मूवमेंट उड़ा करके ऊपर ले जाएं, उसको उड़ियान कहा है। तो उस ढंग से आप मेंटली करें और वो लाभ मिल रहा है, शिशु को मिल रहा है। शिशु हमारा मजबूत हो रहा है, शिशु के आध्यात्मिक विकास हो रहे हैं, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, मेंटल हो रहा है। एक एक उसके भीतर में भी सारे चक्र वगैरह हैं। तो अपने चक्र जागरण से गर्भावस्था में शिशु का भी चक्र जगा सकते हैं। नहीं तो फिर गर्भ से सुखदेव मुनि जैसे कैसे निकल पाएंगे? सुखदेव निकले थे ये
क्या बोलते हैं, श्वेत केतु हुए, ऋभु, निदाग, ये सब 10 वर्ष में ही ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे। तो गर्भावस्था में भी जो टीचर पैदा किया जा सकता है वो मेंटली अधिक होगा, बस अपने भावनाओं से उसके पूरे बॉडी कंप्लीट हो चुके रहते हैं धीरे धीरे, करीब करीब। उसके बाद में उसमें अब और मेच्योरिटी आती है, चेतना का विकास शुरू हो जाता है। तो ध्यान की अवस्था में लाभ लेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अमन जी। जी जी, और भी हैंड रेस कर सकते हैं, अभी समय है अपने पास में, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो इसमें दिया गया है 10 मुद्राओं का एक श्लोक दिए हैं, वो शिव संहिता से लिया गया है, यहाँ पर है। और वांगिया है महामुद्रा, महाबंधो, महाविधस्य खेचरी। तो ये चारों को तो एक ही सिस्टम में आ जाएगा, प्लस और भी 3 है। उडियान, मूल बंधस्य, बंधो जलंधराविदा। तो ये चारों बंध हैं, इसमें आ गए, मुद्रा में भी आते हैं और बंध में भी आते हैं। गजब, तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये चारों, उडियान बंध में भी आएगा, मुद्रा में भी आएगा। कब मुद्रा में आ जाएगा? मुद्रा तब कहलाने लगेगा जब वहां के चक्रों के भीतर से वो जागरण करके और वो सूक्ष्म लोकों से जाएगा। भूह लोक, भूलोक है नीचे, भूह लोक है उडियान बंध में, और स्वह लोक भी है। उडियान में तीनों काम करते हैं। नाभि वाला काम करेगा, मणिपुर चक्र भी काम करता है, पेट भीतर लगे, उसमें स्वादिष्ठान भी काम करता है, और मूलबंध भी काम करता है, नीचे मूलाधार भी। तीनों मिल करके उडियान में तीनों लाभ देते हैं। और यहाँ से पूरे होल बॉडी में, यानी नाभि कंद है कहिए एक तरीके से, पूरा नाभि कंद का लाभ मिलता है। जैसे ही हम ब्रीद आउट करके, दोनों डॉक्टर त्रिप्रेश ने बताया आपको, ब्रीद आउट में जब करके भीतर खींचते हैं और एक पेट करीब में, तो एक सेंसेशन वहां पर फील करना चाहिए कि सोलर प्लेक्सस हमारा जग रहा है। और सोलर प्लेक्सस का जगना, इसका मतलब है पूरे स्थूल शरीर सोलर प्लेक्सस, सूर्य की शक्ति से लाभ ले रहा है। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, हवा दिख नहीं रहा, लेकिन ये तीनों, इसमें गर्मी भी है और ये जल है, लिक्विड की मात्रा 70%, 80% तो केवल जल ही जल है भीतर में, सॉलिड पार्ट्स हैं। तो ये तीनों मिल करके ये पृथ्वी तत्व का निर्माण करते हैं, ये कर। तो ये पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है हमारे सोलर प्लेक्सस के जगने से। तो उडियान भी कर लिया करता, तो उडियान को भी मुद्रा कह दिया गया। इसमें मुद्राएं देवताओं को प्रसन्न कर दिया। पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये तीनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे, बैलेंस हो जाता है। नाभि में समान और क्रिकल पीत है, समान और क्रिकल कफ है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। नाभि भी किसी का खिसक जाता है न, तो वो सारे अपने सेट हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए कहा कि यह देवताओं को प्रसन्न करने वाला मुद्राओं में भी ले लिया है। तो महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उडियान, मूल बंधस्य, बंधो जलंधरा, 7 तो एक ही फेज में आप ले सकते हैं। जहां महामुद्रा क्रिया कर रहे थे तो हमने इसको कंबाइंड करके प्रैक्टिकल किया। अलग अलग थे सब उपनिषदों में, थोड़ा कि जरा अभी का युग है, वैज्ञानिक युग है, थोड़ा फास्ट लाइफ है, तो फिर लंबा जन्म जन्म निर्जतन करा ही क्यों करे, शॉर्ट पीरियड में किया जा सकता है कि नहीं। तो 1 in 1, 2 in 1 करके देखा, फिर 3 in 1 करके देखा कि बड़ा गजब के लाभ दे रहा, बहुत जल्दी क्विक लाभ मिलने लगा। उसको देखा 3-4 साल करके लगातार, तो सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब है कि जो उसने जितने फायदे कहे गए हैं वो सारे फायदे मिलने लगे, तो कहा जाता है कि यह आसन सिद्ध हो गया। यानी प्रैक्टिकल करके हमने देखा कि जो इसके बारे में बातें कही गई थी वो सही है, इसी को सिद्ध कहा जाता है। तो ये बहुत ही लाभ मिले और कमाल का नाड़ियों का शोधन में भी भाग लिए। बाकी जो और हैं 3 मुद्रा, करणों विपरीताख्या, विपरीत करणी, शीर्षासन को भी मुद्रा में रखा है और आसनों का भी राजा है। लेकिन जब इनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शीर्षासन न करे तो दूसरे
दूसरे सिस्टम वाला करें, वो सिर्फ प्राणों को ऊपर उठाएं। तो शक्ति चालनी मुद्रा जो करेंगे, शक्ति चालनी, वज्रोली और कर्ण विपरीता क्रिया, इन तीनों को सीधा बैठे हुए भी किया जा सकता है। तीनों को मिला करके शक्ति चालनी से प्राणों को ऊपर ले जाएंगे। तो इसको भी विपरीत करनी कह दिया है गुरुदेव ने। एक ही सिस्टम में लेकर नहीं चले कि शब्दों के हम को परिधि में सारे योगा को न बांध दे छोटे में। उस शब्द के सूक्ष्म शरीर के अलग अर्थ होते हैं, कारण शरीर के अलग अर्थ होते हैं। तो ये लाभ मिल सकता है उसमें जी। धन्यवाद। देखिए तो कुछ चैटिंग में है क्या प्रश्न? जी बाबू जी, चैटिंग में प्रश्न है। प्रभासनी जी का प्रश्न है, बंद लगाते समय वज्रासन में कर सकते हैं क्या? जी, उत्तर है कर जी सकते हैं। जी। सूरज मोदनवाल जी का प्रश्न है, पेट साफ कभी कभी नहीं होता तो योगा कर सकते हैं क्या? देखिए पेट साफ नहीं है तो योगा कर सकते हैं पेट साफ करने वाला। पेट साफ करने वाला योगा किया जाए। देखते हैं पानी पिया जाता है, पीने के बाद भी कहते हैं इसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, फिर यूं यूं करिए, थोड़ा वो करिए। ये सारे पोस्चर मिलाकर पेट की सफाई करेंगे। या वो संघ प्रक्षालन कभी कभार अपने योगा टीचर से सीख लें, कर लें। यहाँ तो योगा सेंटर में, अथर्व योगा सेंटर में अब जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उनको नेतिका और ये कुंजल, संघ प्रक्षालन, जहाँ जिसकी जरूरत है, कब शरीर के सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। वो भी योग है। योगा मैंने केवल हाथ पांव ये करना उठाना उसको नहीं कहिए। शरीर को रिफाइंड स्टेट में ले जा रहे हो, उसके लिए भले आप उषापान कर रहे हो, वो भी योग है। हमारे हेल्थ को बढ़ा रहा है, निरोगता को उसमें बढ़ा दिया। तो रोगपन हटाना, निरोगता बढ़ाना, तो ये योग कहलाएगा। तो इस तरीके से वृद्धि किया है। तो हमें वो योग करना चाहिए जो पहले पेट को मजबूत करे, सफाई कर डाले। तो उस योगा पर ध्यान दें जी। अच्छा, जी बाबू पेट जी। यदि मान ली खराब है तो जालन तो लगा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में मान ली कि बाकी नहीं तो केवल शीर्षासन में दिक्कत आएगा पेट खराब है तो। अच्छा, यदि मान ली कि पेट पूरा साफ नहीं हुआ, शीर्षासन कर भी लिए तो करेंगे तो इतना हीट पैदा कर देता है कि लगेगा कि तुरंत टॉयलेट जाए। तो उस हालत में भी क्लीन करने में साथ ही दे, लेकिन गहरा लंबा ना करें। तो वो योगा हेल्पफुल करता है क्लीनिंग में भी। हल्के माइल्ड माइल्ड इसको कहा जाए। जी बाबू जी। लीला देवी जी का प्रश्न है, बाबू जी प्रणाम, वज्रोली मुद्रा थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता दें। देखिए बजरोली का प्रैक्टिकल में देखिए ऐसी बैठी क्योंकि होल बॉडी एक बार में नहीं आ पा रहा। तो सीखना है तो अपने पोस्चर में आप बैठ जाएं जहां भी हो अपना। तो सहज स्थिति में बैठ जाएं, ब्रीदिंग करें गहरा और ब्रीद आउट करें गहरा। इसमें भाव रहे कि हम अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। सारे बिल्कुल शरीर अंग अवयव बिल्कुल रिलैक्स हो गया, टॉक्सिन फ्री हुआ। अब हमें मुद्रा करनी है बजरोली का, तो फिर ब्रीदिंग करें गहरा, दिव्य प्राण को भर लिया जाए शरीर के भीतर में। और कुंभ कर लें, रोक लें उसको। फिर थोड़ा सा आगे झुकिए 30 डिग्री, हाथों को आप इसे रख सकते हैं अपने आसन पर सुविधा के लिए। आगे झुक जाएं। अब आप मूलबंध वाली क्रिया को कर रहे हो तो पेरिनियल मसल्स वाले, तो उसमें आप ऊपर खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, तो आप फील करेंगे कि हमारे प्रजनन तंत्र वाले हिस्से अधिक खिंचा रहे हैं, जनन अंगों पर अधिक खिंचाव आ रहा है। खास करके यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग की जो नली है यूरेथ्रा, उसमें कुंचन प्रकुंचन हो रहा है। उतना ही भर नहीं, पूरे होल एरिया का। तो जेनाइटल बीमारियां इसमें ठीक होंगी और बहुमूत्र की बीमारी भी ठीक होती है। मतलब जिसको बार बार पेशाब लगता हो, ये या
ओल्ड एज में ऐसा होने लगता है। तो पुरुषों में तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी नहीं होगी कभी। और ऐसे भी जनरल लोगों में वहाँ की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, तो पूरा यूरिनरी ब्लैडर में आधा लीटर तक यूरिन नहीं जमा हो पाता है। थोड़ा सा भी हुआ तो मन किया कि बाहर जाकर निकालें। ये सारी बीमारियां बहुमूत्र सरीखे और सब, और किसी भी तरह का और भी रोग है तो ठीक होता है। तो थोड़ा आगे बेंड कर लेंगे तो हो जाएगा, और बाद में अभ्यास पक जाएगा तो सीधा भी रहेंगे। और आप करेंगे यहाँ पर यदि शक्ति चालनी, तो आप देखेंगे कि पूरा सीवन और यूरेथ्रा, बजरोली और शक्ति चालनी, ये दोनों साथ साथ हो रहा है। बस सब दोनों आपस में, चूंकि मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं सब, तो दोनों मिल करके आपस में काम करना सब शुरू करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो थोड़ा सा आगे झुक जाने पर केवल वो पार्ट अधिक खिंचाता है बस। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी और उससे जुड़े हुए कोई बीमारियां नहीं होंगी। और वीर्य का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा। जो होता है कभी कभी किन्हीं को यूरिन में सीमेंट निकलने लगता है, वो सारे रुकेंगे। वीर्य गढ़ाएगा, गढ़ाने के साथ में वो तेज बन करके और ग्लेज बन करके शरीर में ऊपर की तरफ भी चढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा है, ये बजरोली का है। और महिलाओं के लिए इसी को सहजोली कह दिया जाता है, क्योंकि उनके भीतर के पार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है बनावट। क्लाइटोरल पार्ट्स उसके बल वगैरह है, तो उसको मजबूत करता है। और एरिया को तो थोड़ा सा नामकरण में भिन्नता ला दी गई है, लेकिन दोनों लाभ देता है। प्रजनन तंत्रों को हेल्दी, स्वस्थ और बहुत ओज से भरा हुआ रखेगा। जी कुछ क्लियर हुआ होगा मंजी, थोड़ा आगे बेंड करके करना है जी। जी जी बाबूजी। जी और सीधा जी सीधा रखने पर गुदा वाला एरिया, पायु जिसे बोलते हैं, वो एरिया अधिक होता है। थोड़ा सा आगे झुकने पर वो वाला बजरोली वाला नाड़ी, यूरेथ्रा पार्ट्स अधिक खिंचाने लगता है। फिर जाकर के कमांड हो जाएगा तो फिर सीधे अवस्था में भी दोनों होने लगेगा। शुरुआती दौर के लिए वो बढ़िया है, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। जी जी प्रभासनी जी का प्रश्न है, बंद करते समय दांतों में प्रेशर पड़ता है, क्या करें? तो बहुत कटकटा करके न लगावे ना, ताकि खूब बंद लगा दे। तब एकदम लगता है कि जी जान से न लगाएं। नॉर्मल अवस्था में रखें और दांतों पर जोर न लगाया जाए, बिल्कुल सहज रखें। ऐनक भी रहकर अपने देखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं कि हम डरावना लगने लगे या क्या क्या करने लगे। अपनी नॉर्मलिटी को, सहजता को बनाए रखें, चेहरे पर बिल्कुल सौम्यता बनी रहे योगा करते समय। नहीं तो दूसरे लोग डर जाएगा कि पता नहीं योगा करने में क्या तो करने लगता है अपने भीतर से, कैसा कैसा तो पपनी कर रहा था, गोयू कर रहा था। इसलिए बिल्कुल सहज, चेहरे की सौम्यता में कोई भी बिगाड़ ना आए। तो हल्का थोड़ा लगाएंगे तो दांत खटखटाहट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे देखिए, तो और भी है क्या प्रश्न? जी बाबूजी, अभी कोई प्रश्न 5 नहीं। लिखा हुआ है। जी बाबूजी, प्रश्न लगभग हो चुके हैं सभी। हाँ, ये ठीक है, धन्यवाद। तो आप कक्षा को समेटें, इन लोगों को अपना आभार देते हुए, जैसे जी जी तृप्ति दी, आप जी अपना कमेंट्स आप देते तो हुए कह इसको जी दीदी आप शांति पाठ कर दीजिए। जी भैया। ओके। हाँ, बहुत बहुत आभार दीदी आपको, और जी संस्कृति भैया। दीदी को भी। जी जी बहुत ही उच्च स्तरीय कक्षा थी, तो आशा है कि जी। हम लोग जो है इसी प्रकार से जी क्वालिटी वाली कक्षाएं हमें मिलती रहेंगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आपको भी धन्यवाद भैया। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद भैया। सेम टू यू। जी सभी दी। को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और शांति पाठ के लिए हम सभी तैयार हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सिर सीधा कर लें और ध्यान अपने हृदय या फिर आज्ञा चक्र पर। ओम।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी दी प्रणाम।